हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आईआईटी जेईई में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आईआईटी में आते हैं और इसका एप्लीकेशन तो बहुत सारी जगह होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ इनइक्वालिटीज़ भी अपन इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब अपन बेस स्टार्ट करते हैं तो इसका बेस पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है। आपने क्लास 9th में और क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। अगर मैं पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमने देखा था भाई पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल इज़ अ एक्सप्रेशन जिसमें जितनी भी टर्म्स हैं 5x² + 10x + 9, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हैं वो ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म होती है मोनोमियल और जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसे पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो भाई साहब ये है कि अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, उसकी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि अगर इसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म जो है वो अगर क्या होता है, होल नंबर होता है। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज़ अ होल नंबर। इसमें अगर मैं x का पावर कहूँ तो डिग्री ऑफ दिस इज़ 2, डिग्री ऑफ दिस टर्म इज़ 1 एंड डिग्री ऑफ दिस टर्म इज़ x का पावर क्या है, 0। तो जो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज़ अ होल नंबर, ये 2, 1 और 0 तीनों होल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अपन ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है कि पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी अ होल नंबर, देन इट इज़ नोन एज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बारे में अपन ने देखा था कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x² + 10√x + 9, मान लीजिए ये हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल QX होता है। तो क्या ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं एक्सप्रेशन है। चेक करना है ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर हाफ है और यहाँ पे x का पावर 0 है। तो ये हाफ जो आया ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए जो QX है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल अपन देख लें। अगर हमारे पास Rx की वैल्यू है मान लीजिए 5x² + 9/x + 11, तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, यहाँ पे 1/x, तो x का पावर -1 और यहाँ पे x का पावर 0, तो ये पावर -1 आ गया। और -1 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीखी थी कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जितनी भी टर्म्स हों उन सभी टर्म्स की डिग्री अगर होल नंबर होती है तो अपन उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद फिर अपन जो अभी ये हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब, इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल केवल एक ही है x, तो ये सब पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। बेसिकली पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल भी हो सकता है, कितने भी वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास मैंने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हैं x और y, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सभी टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स का अगर अपन पावर देखते हैं तो जो पावर है वो होल नंबर आ रहा है। यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इस टर्म का पावर क्या है, इस टर्म का डिग्री क्या है 2। यहाँ पे x वेरिएबल है उसका पावर 1 है, y वेरिएबल है उसका पावर 1 है, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ दिस टर्म इज़ 2, 1 + 1 2। इस टर्म का डिग्री भी 2 है, इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री 0 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का डिग्री जो है वो कैसा है, सभी टर्म्स का डिग्री होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल का हो सकता है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं मैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के पहले अपन देख लें व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कई जगह इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, बेसिकली डिग्री होता है, डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ऑर्डर मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। जैसे हमारे पास ये है 5x² + 7x + 1, इस वाले टर्म का पावर है 2, इस वाले टर्म का पावर है 1, इस वाले टर्म का पावर है 0, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो गया 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल होता मान लीजिए 5x + 7, तो इस टर्म का पावर 1 है और इस टर्म का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। अगर हमारे पास px की वैल्यू हो जाएगी मान लीजिए 5x का पावर 3 + 7x का पावर 2 + 9x + 6,
इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का पावर 2 है, इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 0 है, हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। यहाँ पे अपन ने देखा था कि भाई जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जैसे px इक्वल टू 7, तो इसकी डिग्री 0 होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 4 होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये अपन ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी सीखा था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद फिर अपन ने देखा था कि भाई हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास px है, px हमारे पास है 5x² प्लस 7x+1। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1, क्या बोला है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1 को अगर अपन सस्ते में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, p ऑफ 1 लिखते हैं। और p ऑफ 1 की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ अपन 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है p ऑफ 1 की वैल्यू 13 आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद होता था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है कि भाई वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0 इज़ नोन एज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूँ तो p ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अगर p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई तो 2 जो है वो इसका एक 0 होगा। अगर मैं p ऑफ 3 की वैल्यू निकालता हूँ तो p ऑफ 3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई, तो 3 भी जो है x इक्वल टू 3 जो है वो इसका एक 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं p ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 5 प्लस 6 मतलब 2 आई, तो p ऑफ 1 0 नहीं है, तो 1 इसका 0 नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x की वैल्यू क्या है, 2। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इज नोन एज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरो 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। इस तरीके से अपन ने क्लास 10th में देखा था, अपन आगे भी देखेंगे। अभी अपन ये चीज़ समझें कि दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अपन ने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी देखा था। रिमाइंडर थ्योरम ये था कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है, इसे x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अगर ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना है, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px, इस पॉलिनोमियल px को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 1। तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 1 आ जाएगा। ये था रिमाइंडर थ्योरम। अगर p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास ये इसका फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गई मतलब हमारे पास x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम भी देखा था कि अगर मुझे चेक करना है कि x माइनस 5 कोई पॉलिनोमियल है Rx, इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 5 आएगा। मैंने R ऑफ 5 निकाल दिया, क्यों ले लो नाम इसका, मैंने Q ऑफ 5 निकाल दिया। अगर Q ऑफ 5 की वैल्यू 0 है तो x माइनस 5 इसका एक फैक्टर होगा, और अगर Q ऑफ 5 की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो x माइनस 5 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन ने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद अपन आते हैं भाई जनरल फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। तो अगर अपन देखें अब हमारे पास जो अब हेडिंग जो शुरू होगी आज की, वो होगी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री m, डिग्री या फिर ऑर्डर ऑफ डिग्री n। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n, इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो भाई डिग्री n है मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो जाएगी, x की पावर n। तो a0 इंटू एक्स का पावर n। a0 हमने कांस्टेंट का नाम ले लिया, भाई मैं a b c d ले सकता हूँ, है ना। तो मैंने a b c d जगह a0 a1 a2 a3 ये ले रहा हूँ। a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर a1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, a2 इंटू एक्स का पावर n माइनस 2, a3 इंटू एक्स का पावर n माइनस 3 अप टू an। तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल
ऑफ ऑर्डर n। इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर n कब होगा? जब हमारे पास a0 a1 a2 अप टू an ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम रियल और a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं a0 a1 a2 a3, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा अपन ने। ये x का पावर n एल्जेब्रिक कोफिशिएंट होगा, जिसमें एल्जेब्रिक टर्म्स किस क्या होती हैं? जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, x आता है y आता है, वो सब एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। और जिसमें कांस्टेंट आता है वो न्यूमेरिकली टर्म्स कहलाती हैं। तो ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो x का पावर n है, x का पावर n माइनस 1, x का पावर n माइनस 2, x का पावर n माइनस 3, इनको क्या बोलते हैं अपन? एल्जेब्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो दीज आर द न्यूमेरिक कोफिशिएंट एंड एल्जेब्रिक कोफिशिएंट। अब होता ये है कि ये जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होते हैं ना, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिनमें आयोटा होता है। लेकिन चूंकि अभी अपन 11th में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन 12th में पढ़ते हैं। तो 12th में जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कोफिशिएंट्स जब इसके कॉम्प्लेक्स होंगे वो वाली कंडीशंस पढ़ाऊंगा। अभी केवल उतना पढ़ाऊंगा ये वाली चीज़ जितना एनसीईआरटी में है, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चे सॉल्व करते हैं वो चीज़, तो उतना सा पढ़ाना पड़ेगा बस। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में केवल एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ाता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर असली वाला 80 वाला वो अपन 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स है ना, a0 a1 a2 an, ये सब जो है ये सब हमने यहाँ पे रियल नंबर लिए हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। मैंने रियल नंबर इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी अपन जो क्लास 11th में पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो सब रियल फ्रेम वाले कोफिशिएंट पढ़ते हैं जिनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट रियल हों। अच्छा, a0 जो है अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो इसका हाईएस्ट पावर n हो जाएगा। n मतलब पावर, ऑल पावर्स जो है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। तो अगर हमारे पास a0 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px जो आएगी वो क्या आएगी? n आएगी। और अगर 0 हो जाएगा तो फिर आगे देखना पड़ेगा अपन को। अच्छा, तो इतना अपन नोट कर लें, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n वेयर a0 a1 a2। ये जो a0 a1 a2 an ये सब ना नाम है। मैं यहाँ पे a b c d e f g h रखता तो z कम पड़ जाता ना मेरे लिए। भाई n की वैल्यू 39 है तो z के बाद कहाँ से लाता? तो इसीलिए मैंने इसे a0 फर्स्ट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को a0, सेकंड को a1, थर्ड को a2, फोर्थ को a4 a3, इस तरीके से मैंने नाम लिख दिए। ये केवल नाम है ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना a0 a1 क्या कोई नई टर्म आ गई क्या। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। अब यहाँ पे n मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n मतलब क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि a0 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये जो a0 है, जो a0 है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको अपन बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं अपन? लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो a0 है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर n है। तो a0 हमारे पास क्या हो गया? लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो है दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। अब यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अपन अलग अलग केस दे सकते हैं। हमने कहा भाई n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, 2 हो जाए तो क्या होगा, 3 हो जाए तो क्या होगा। अब मान लीजिए मैंने पहला केस लिया जब n की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो n की वैल्यू 0 हो गई तो हम यहाँ पे फिर n की वैल्यू रखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं मतलब ये डिफाइन है कि जो भी x का पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अगर आपने n की वैल्यू 0 हुई तो आपने 0 यहाँ रखा तो -1 आ गया। -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिनोमियल है। मतलब यहाँ पे तो ये हमें वैल्यू पुट करना ही नहीं है। वैल्यू हम कहाँ तक पुट करेंगे? जहाँ तक x का पावर 0 आ जाए, केवल उस टर्म तक। तो अगर मैंने n की वैल्यू 0 पुट करी तो px की वैल्यू हमारे पास a0 इंटू x का पावर 0 मतलब 1, तो केवल a0 होगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मैं कहाँ पुट करूँगा? तो मैंने यहाँ पुट करूँगा तो मैं ये हो जाएगा a0 x का पावर 1 और a1 x का पावर 0, बस। इसके बाद यहाँ पुट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर पुट कर दूंगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, पावर -1 हो जाएगा। तो px की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? a0 x प्लस a1। अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूँ 2 तो px की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? a0 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2। अब a2 के बाद फिर मैं नहीं रखूँगा। सिमिलरली अगर हमारे पास n की वैल्यू अगर 3 होती है तो px की वैल्यू हमारे पास होती है a0 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस a1 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a3। सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 4 होती है तो a क्या आ जाएगा हमारे पास?
देख मिनट देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो है जब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा a0, n की वैल्यू 1 होगी तो a0 x प्लस a1, n की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2, n की वैल्यू 3 होगी तो क्या हो जाएगा a0 x का पावर 3 प्लस a1 x का पावर 2 प्लस a2 x प्लस a3। तो भैया ये जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट आ गया तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 2 है तो ये हाईएस्ट डिग्री इसका हाईएस्ट पावर 2 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, नाम लिख लीजिए इनका कि जब n की वैल्यू 0 होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 1 होती है तो क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 2 होती है तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 3 होती है तो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब n की वैल्यू 4 होती है तो क्या कहलाता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना ये दो चीज़ें थोड़ी सी काम में आती हैं। एक तो लिखा रहता है कहीं कहीं एक टर्म यूज़ होता है मोनिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन अपने पास मिलेंगे आपको जिसमें लिखा रहेगा दिस इज़ अ मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया तो उसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद फिर होता है एक ऑड पॉलिनोमियल। ऑड पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं सबका पावर ऑड होता है। जैसे ax का पावर 3 प्लस bx, अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है तो इसमें दो टर्म है, एक का पावर 3 एक का पावर 1 है, दोनों का पावर ऑड है तो इसको अपन बोलेंगे ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास ऐसा हो गया px इक्वल टू ax, तो एक टर्म है और एक टर्म है तो उसका ही पावर 1 है मतलब ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपसे केवल ये बोला जाए ना भाई ये क्या हो गया, ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपसे ऐसा बोला जाए केवल ऑड पॉलिनोमियल, px इज द ऑड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑड पॉलिनोमियल मतलब जितनी भी टर्म्स है सबका पावर कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। चलिए, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑड पॉलिनोमियल, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो अगली हेडिंग हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो भाई जो px इक्वल टू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अगर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और जहाँ पे जो abc है, abc की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ABC यहाँ पे रियल नंबर होंगे। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पार्ट है वो अपन कब पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 12th में। और तो ABC जो है रियल फ्रेम में की बात हो रही है तो ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A इज़ नॉट इक्वल टू 0। A इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, फिर लीनियर हो जाएगा। तो A इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले अपन इसमें एक चीज़ समझेंगे कि इसमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास कोई आता है तो उसके ग्राफ्स कैसे होंगे। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूँ तो बेसिकली ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अपन px को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगी। अब जब हमारे पास एग्जांपल्स होंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास y की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। उन पॉइंट्स को अपन प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसको बनाने का तरीका होता है जिसका डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, अपन अपने काम की बात करेंगे सीधा। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसे होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। सबसे पहली बात तो जो इतने भी इसके ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, पैराबोलिक। कैसे होते हैं भाई साहब, पैराबोलिक होते हैं। कैसे पैराबोलिक होते हैं, या तो पैराबोलिक ऐसे होंगे माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, या फिर ऐसा होगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। यही वाला जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। भाई इस पैराबोला का जो मुंह है वो कहाँ खोला हुआ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये वाला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला।
इसका माउथ कहाँ खुला हुआ है, नीचे की तरफ खुला हुआ है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो ये हमारे पास है माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और ये हमारे पास है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला जब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला जब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अच्छा देखो, इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमारे पास एक ही वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे x इक्वल टू इन्फाइनाइट रखा, तो इन्फाइनाइट का स्क्वायर इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इस पूरी आइटम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो x इज टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी होगा तो y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू इसे ऊपर जाएगी। फिर जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी इंटू a, फिर से प्लस इन्फिनिटी। तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू टेंडिंग टू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। तो जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो भी प्लस इन्फिनिटी, और जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो भी प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों जब ये टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे, इसको प्लस इन्फिनिटी पे जाना तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ये नेगेटिव पे इसलिए होगा क्योंकि जब मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रखूंगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आएगा प्लस इन्फिनिटी, लेकिन a से मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी में भी माइनस इन्फिनिटी जाएगा, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी भी ग्राफ नीचे जाएगा, माइनस नीचे की डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो दोनों केस में ग्राफ कैसे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे भी x प्लस इन्फिनिटी पे y माइनस इन्फिनिटी, और x माइनस इन्फिनिटी पे भी y प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा उसको, नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा। तो इसलिए जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, और जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये चीज़ अपन को रट लेनी है। जब a पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। जब a नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, इसके बाद फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, y की जगह पी एक्स भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो ए बी सी होता है, ए बी सी कैसे होंगे, ए बी सी होंगे हमारे पास रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि अभी हम रियल फ्रेम में ही पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। और लीडिंग कोफिशिएंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर जिंदा रखना है तो लीडिंग कोफिशिएंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसमें जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहला जो हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है वो है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम अब करेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हेडिंग डाल लीजिए, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ जब हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं तो इस पी एक्स को अपन लिख देते हैं y इक्वल टू हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ रखते हैं तो y की वैल्यूज़ मिलती है, उन पॉइंट्स को अपन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ग्राफ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बोला जाता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, तो जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको अपन प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है ग्राफ प्लॉट करने की, इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। इनके ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है और उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें याद रखना पड़ता है कि इसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, या तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा, दो में से कोई एक ग्राफ बनता है। इसको बोलते हैं अपन माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, ये है माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। और ये हमारे पास है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है और ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है।
जो रिजल्ट है वो ये है कि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला जब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट होता है नेगेटिव। इफ ए इज पॉजिटिव देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, एंड इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये चीज़ तो अपन को रट लेनी है कि जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और जब हमारे पास जो है कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। एक्सप्लेनेशन भी है इसका कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए भाई, अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब ए पॉजिटिव था तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला क्यों हो रहा होगा, ए नेगेटिव हो रहा होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला क्यों हो रहा होगा, इसको अपन समझते हैं। भाई हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास ये बचा ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मान लीजिए ये पी एक्स है ना, अब मैं पी ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो इन्फिनिटी पुट करूँगा तो बी अपॉन इन्फिनिटी 0, सी अपॉन इन्फिनिटी 0, ये हमारे पास बचेगा ए, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लगता हूँ तो ये भी बी अपॉन माइनस इन्फिनिटी 0, सी अपॉन माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब प्लस इन्फिनिटी 0, ये ए बचेगा यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी बचेगा। ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं भाई कि जब एक्सेस टेंडिंग टू हमारे पास है इन्फिनिटी, जब हमारे पास एक्सेस टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स से इन्फिनिटी रखा है, और यहाँ पे एक्सेस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है। अब अगर ए पॉजिटिव होता है, हमने कहा भाई साहब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सिस टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वाई इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा ऊपर। और जब ए इज पॉजिटिव है तो एक्सिस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। रीज़न क्या है, देखो जरा, आप एक्सिस टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी मतलब ये बहुत आगे जा रहे हैं, तो जैसे ही अपन आगे बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगी। एक्सिस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी मतलब जब अपन इस तरफ जा रहे हैं तो y टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यही वाला ग्राफ बन पाएगा। इसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी हो गया, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ कब बन गया, जब a इज़ पॉजिटिव होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा। और जब ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी तो प्लस इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव, प्लस इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होगा। मतलब कहने का ये हो जाएगा कि जब हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस कंडीशन में एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे भी वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। अब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वाई माइनस इन्फिनिटी मतलब ग्राफ नीचे आएगा। सिमिलरली एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे वाई टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो ग्राफ नीचे जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, और जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। तो ये चीज़ अपन ने प्रूव कर ली कि ऐसा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला क्यों होता है। लेकिन हमें ये चीज़ से ज़्यादा काम से हमें ये बात याद रखना है कि जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो याद ही कर लो कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, ये इस तरीके से ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, या फिर इस तरीके से ये ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है, तो क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस का बिहेवियर इसके साथ कैसा होगा। एक्स एक्सिस का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब क्या हो सकता है कि एक्स एक्सिस इसको ऐसे इंटरसेक्ट भी कर सकता है, और एक्स एक्सिस जो है वो इसको टच भी कर सकता है, ये टच कर लिया एक्स एक्सिस ने, और एक्स एक्सिस इसको नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच भी कर सकता है। सिमिलरली इस वाले केस में भी कि एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट भी कर सकता है, एक्स एक्सिस जो है वो इसको टच भी कर सकता है, और एक्स एक्सिस जो है वो इसको नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच भी कर सकता है। बिहेवियर ऑफ एक्स एक्सिस टुवर्ड्स दिस ग्राफ अगर अपन देखें तो एक्स एक्सिस इसके साथ क्या क्या कर सकता है, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई साहब जो एक्स एक्सिस है वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, इस ग्राफ को टच भी कर सकता है, इस ग्राफ को नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच भी कर सकता है। सिमिलरली एक्स एक्सिस यहाँ पे भी ग्राफ को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है,
नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच भी कर सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इन 6 में से कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। तो हम इनका नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ नंबर 1 है, ये हमारे पास ग्राफ नंबर 2 है, ये हमारे पास ग्राफ नंबर 3 है, ये हमारे पास ग्राफ नंबर 4 है, ये हमारे पास ग्राफ नंबर 5 है और ये हमारे पास ग्राफ नंबर 6 है। अच्छी बात यह है कि जो ग्राफ्स हैं इनको हम नंबर से याद रखेंगे कि भाई ग्राफ नंबर कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ग्राफ नंबर 1 2 3 में माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, ग्राफ नंबर 4 5 6 में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ग्राफ नंबर 1 और 4 में क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्राफ नंबर 2 में और 5 में टच कर रहा है और 3 में और 6 में नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच कर रहा है। अच्छा, ग्राफ नंबर 1 2 3 में जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला हो रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट एक ही वैल्यू तीनों केसेस में कैसी हो रही होगी, पॉजिटिव हो रही होगी। और अगर ग्राफ नंबर 4 5 6 में माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो रहा है तो जो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास ए है, इन सब तीनों इसमें कैसी हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखें जरा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस बेसिकली क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। वैल्यूज ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, और वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे। तो हमने ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ जीरोस देखा था कि ग्राफिकली जीरोस रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। ग्राफिकली जीरोस रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करता है, इन एक्स की वैल्यूज़ ही इन पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कहलाती है। तो यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो हमें दिख रहे हैं, हमने एक का नाम अल्फ़ा ले लिया, एक का नाम बीटा ले लिया। यहाँ भी 2 ज़ीरो दिख रहे हैं, एक का नाम हमने अल्फ़ा ले लिया, एक का नाम बीटा ले लिया। और जैसे अपन ने लिया, में 10th वाली चीज़ याद आ गई। 10th में हमने पढ़ा था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब डी जीरो होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल। ऐसा अपन ने पढ़ा था। देखो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। इस वाले केस में हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों केसेस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इस वाले केस में भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इस वाले केस में भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। मतलब यहाँ पे भी डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ भी डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे इसी की वैल्यू अल्फा होगी और इसी की वैल्यू बीटा होगी। यहाँ पे इसी की वैल्यू अल्फा होगी और इसी की वैल्यू बीटा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये वाले कौन सा वाला ग्राफ है कि यहाँ पे रूट्स आर रियल बट इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो इन वाले केसेस में डी की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब कोई रियल रूट ही नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा मतलब डी की वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। व्हाट इज डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, याद है ना, डी इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई साहब इन सभी ग्राफ्स में अगर हम देखें तो इन सभी ग्राफ में जब ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव ग्राफ नंबर 1 हो रहा है, ए पॉजिटिव डी जीरो ग्राफ नंबर 2 हो रहा है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ग्राफ नंबर 3 हो रहा है, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव ग्राफ नंबर 4 हो रहा है, ए नेगेटिव डी जीरो ग्राफ नंबर 5 हो रहा है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव ग्राफ नंबर 6 हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के सामने आई कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें उसके ग्राफ के बारे में पता करना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो केवल मुझे ए और डी का साइन चेक करना है। मुझे उसमें पॉइंट्स रख के, जो वैल्यूज़ रख के पॉइंट निकाल के ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करना है। मैं केवल ए और डी का साइन फाइंड आउट करके बता सकता हूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है उसका ग्राफ कैसा होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। अगर ए नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो एक्स एक्सिस है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, डी की वैल्यू जीरो है तो एक्स एक्सिस इसको टच करेगी, डी की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच करेगी। मतलब ये है कि जब डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो रहे थे, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। जब डी की वैल्यू जीरो होती तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो रहे थे, तो एक्स एक्सिस इसको टच कर रही है। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती तो रूट्स नॉट रियल हो रहे थे, तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच कर रही है। तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ ये सीख ली कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ इन 6 ग्राफ में से कोई भी एक ग्राफ होंगे और कोई ग्राफ नहीं होगा। तो इन ग्राफ्स को अपन नंबर से जानेंगे, ग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6। और दूसरी बात हमने ऐसे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसमें केवल ए की वैल्यू और उसमें डी की वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं, ए
का साइन और डी का साइन, ए का साइन और डी का साइन देख के अपन ये बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कौन सा होगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब इसके बाद अपन एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं इन्हीं ग्राफ्स का। एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है, लेकिन उस कंसेप्ट को समझने के पहले आपको छोटी सी चीज़ें रिवीजन करनी पड़ेंगी। रिवीजन इसीलिए क्योंकि वो सब चीज़ें अपन को पता हैं। भाई हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिस्टम मैंने यहाँ पे ले लिया। क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास जो पॉइंट है वो अबव द एक्स एक्सिस है। मान लीजिए ये पॉइंट पी हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस है, ये एक्स कॉमा वाई हमारे पास पॉइंट पी है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या ये फिक्स है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा? क्या बोला मैंने? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो क्या ये पक्का है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा? बिल्कुल पक्का है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके हिस्से में क्या आएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी। भाई या तो यहाँ होगा, दोनों केस में पॉजिटिव वाई एक्सिस आएंगी, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई वाई कोऑर्डिनेट के लिए अपन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस विद द साइन ऑफ एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो क्या ये चीज़ हमें क्लियर है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है तो वहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहाँ y की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉइंट x कॉमा वाई अपन ले लेते हैं, अगर कोई पॉइंट x कॉमा वाई एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा तो y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, और अगर कोई पॉइंट x कॉमा वाई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो y की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। क्या ये चीज़ हमें क्लियर है? ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप आगे का कंसेप्ट समझ सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा, तो दोनों केस में y की वैल्यू पॉजिटिव होती क्योंकि वहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस का कब्जा होता है। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे होगी तो उस पॉइंट का लोकेशन है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो वहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो y की वैल्यू जीरो होगी। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्म में देखें तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है? जीरो, तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हमें ये जो चीज़ें हैं ये पता है बहुत अच्छे से कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी। ये पता होना चाहिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ भाई, जैसे मान लीजिए अपन ने ग्राफ नंबर 1 के बारे में जो बात करी थी, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये इसके दो रूट हैं, एक अपन ने छोटा वाला अल्फ़ा ले लिया, बड़ा वाला बीटा ले लिया। देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, अगर मुझे मालूम चले तो मैं छोटे वाले रूट को हमेशा अल्फ़ा और बड़े वाले रूट को हमेशा बीटा लेने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे बस में है तो। अब मैं ये चाहता हूँ भाई, हमने एक ग्राफ बना लिया, अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू अल्फ़ा होगी, यहाँ पे x की वैल्यू बीटा है और यहाँ पे x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई मैंने क्या किया, मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा के बीच में कोई भी ले लूँ वैल्यू x की। क्या कहा मैंने? मेरे पास ये पॉलिनोमियल px है, px की वैल्यू हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में कुछ भी ले लूँ तो वहाँ पे हमारे पास जो px की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, तो वहाँ पे px की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या कहा मैंने? मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में x की कोई वैल्यू ले ली, x की वैल्यू मैंने ले ली मान लीजिए x1, तो px की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? px1 को मैंने y ले लिया, तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा x1, y1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? px1। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में कोई भी जो ग्राफ का पार्ट लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में ग्राफ कई वाला पार्ट लाई करता है, मैं माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लूँ तो उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, या वो x की वैल्यू रखने पे जो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो आएगी, y मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या ये बात समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए, मैंने x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में मैं कोई भी x की वैल्यू लेता हूँ,
उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, और x एक्सिस के ऊपर होगा तो उसमें y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। y की वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसी होगी, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू बीटा से लेके इन्फिनिटी के बीच में लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया x2, इसमें करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूँ तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसके करस्पॉन्डिंग मतलब p ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2। अब x2 की वैल्यू अगर बीटा से लेके इन्फिनिटी के बीच में है तो ये बात क्लियर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट आएगा वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, और x एक्सिस के ऊपर आएगा तो उसमें y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। कि ये बात क्लियर है। तो हमें ये चीज़ क्लियर आई कि जब हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में लें या x की वैल्यू हम बीटा से इन्फिनिटी के बीच में लें तो हमारे पास जो भी y की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस इंटरवल में भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस इंटरवल में भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू अल्फ़ा से लेके बीटा के बीच में लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वैल्यू x3 ले ली, तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x3, अगर ये हमारे पास y3 है तो हमने देखा ये जो पॉइंट हमारे पास x3 y3 आएगा ये x एक्सिस के नीचे आएगा, x एक्सिस के नीचे आएगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटिव आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई कि अगर मैं x की वैल्यू अल्फ़ा से बीटा के बीच में लेता हूँ तो x की उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू मतलब जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑन द ग्राफ है वो कैसा है, लो द x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जब हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा ले रहे हैं तो y की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू हम बीटा से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू हम अल्फा से बीटा ले रहे हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव है, और x की वैल्यू अल्फा पे और x की वैल्यू बीटा पे दोनों पे y की वैल्यू 0 है। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखो भाई, हमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सस्ते में अपन चीज़ें समझेंगे। हमने कहा भाई साहब ग्राफ नंबर 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ग्राफ नंबर 1 जब होता है जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो और d की वैल्यू पॉजिटिव हो। इस कंडीशन में हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, लेट r अल्फा एंड बीटा। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में तो y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ अल्फा से बीटा के बीच में तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ बीटा से इन्फिनिटी के बीच में तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और x की वैल्यू अल्फा पे लूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, बीटा पे लूँगा तो भी y की वैल्यू 0 आएगी। क्या ये चीज़ हमें क्लियर है? चलिए फिर मैं ग्राफ नंबर 2 के बारे में अगर बात करूँ तो ग्राफ नंबर 2 हमारे पास जो है ये ग्राफ नंबर 2 है। ग्राफ नंबर 2 हमारे पास जब बनता है जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है और d की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास अल्फ़ा या बीटा कुछ दोनों इक्वल हैं ये। तो अगर मैं देखूं कि अगर x की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लूं एक्सेप्ट दिस अल्फ़ा, इस अल्फ़ा पे तो वैल्यू 0 है, और अगर इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लूँगा तो जो भी पॉइंट आएंगे वो x एक्सिस के ऊपर आएंगे तो वैल्यू ऑफ y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। और अगर मैं इस वाला केस को देखूँ, केस नंबर 3 को, तो केस नंबर 3 में हमारे पास जो है वो a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी लेता हूँ तो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो इस वाले केस में y की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ नंबर 4 के बारे में बात करता हूँ, दिस इज़ ग्राफ नंबर 4, तो ग्राफ नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है और d की वैल्यू पॉजिटिव है। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा लेता हूँ तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं अल्फ़ा और बीटा लेता हूँ तो x एक्सिस के ऊपर है, y की वैल्यू 0 होगी। अल्फ़ा से बीटा के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बीटा से इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट लेता हूँ तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ ग्राफ नंबर 3, तो ग्राफ नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राफ नंबर 3 नहीं, सॉरी, ग्राफ नंबर 4 के बाद 5 आता है, 5। तो ग्राफ नंबर 5 जब बनता है जब a की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो, और d की वैल्यू 0 हो। यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, अल्फ़ा बीटा अपन ने इक्वल ले लिया। अब ये कह रहा हूँ मैं कि अल्फ़ा और बीटा ये जो पॉइंट है यहाँ तो x एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू 0 होगी। इसके अलावा हम कोई पॉइंट लेते हैं तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे आता है तो y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो इस वाले केस में या तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी या y की वैल्यू 0 होगी।
और ग्राफ नंबर अगर मैं 6 के बारे में बात करूँ, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स एक्सिस नाइदर इंटरसेक्ट नाइदर टच, तो ग्राफ नंबर 6 के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव है और डी की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब x की वैल्यू में -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी रख दूँ, जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा x एक्सिस के नीचे है, तो वैल्यू ऑफ y ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो ये जो साइन थ्योरी है ये अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशन अपने पास जो है अच्छे क्वेश्चंस में होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसके बाद फिर अपन को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसमें फिर अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। एक तो अपन ग्राफ बना के ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने ग्राफ बनाया, ग्राफ एक्स एक्सेस को जिन पॉइंट पे कट कर रहा है वही तो इनके जीरोस होते, वही उसके रूट्स होंगे। दूसरा जो है अपन एल्जेब्रिक मेथड पढ़ते थे, तो एल्जेब्रिक मेथड में एक था मिड टर्म स्प्लिट मेथड, एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक था फॉर्मूला मेथड। याद है आपको, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जो है मिड टर्म स्प्लिट मेथड अपन पढ़ चुके हैं, है ना। पता ही है ना अपन को मिड टर्म स्प्लिट मेथड की, अगर हमारे पास x² - (5x) + 6 = 0 होता है, तो 6 है तो इस 5 को अपन लिख देंगे 2 + 3, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -(2x) - (3x) + 6 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 2 × x - 3 = 0। तो x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड। इसके बाद फिर अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड देखा था। फार्मूला मेथड में हमने देखा था जो x है इसकी वैल्यू -b + (b² - (4ac) / 2a होता है, जहाँ पे b² - 4ac जो होता है इसकी वैल्यू d होती है। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अपन ने ऐसा कुछ देखा था। इसको अपन क्या बोलते थे, श्रीधर-आचार्य फार्मूला बोलते थे। तो ये श्रीधर-आचार्य फार्मूला अपन ने ऐसा देखा था। अच्छा, इसका अपन प्रूफ भी देख सकते हैं। श्रीधर-आचार्य फार्मूला का प्रूफ कुछ नहीं, बहुत ही आसान था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले अपन a से डिवाइड कर दें तो ये हो जाता था x² प्लस हो जाएगा b/(x) प्लस हो जाएगा c/a = 0। फिर x वाला जो टर्म है वहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, प्लस हमारे पास c/a = 0। तो ये a² है, ये 2ab है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b/2a। तो अपन +b² करें एंड -b² करें तो ये 2b/2a × x प्लस कर दें अपन b/2a का होल स्क्वायर और माइनस अपन कर दें b/2a का होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा c/a = 0। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो तीन चीज़ हमारे पास है, a² + 2ab + b², ये तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरफ ले गए तो ये माइनस का प्लस हो गया b²/4a², ये प्लस c/a माइनस का c/a हो गया। अब ने आगे इसको सॉल्व किया फिर, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर अपन देखें तो यहाँ एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4a² और ये हो जाएगा b² - (4ac)। अपन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। अगर अपन अंडर रूट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + b/2a और यहाँ हमारे पास हो जाएगा ±√b² - (4ac) डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a। b/2a उस तरफ चला गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b/2a प्लस -√b² - (4ac) डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस -√b² - (4ac) डिवाइडेड बाय 2a। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज श्रीधर-आचार्य फार्मूला। तो इस तरीके से अपन ने जो है श्रीधर-आचार्य फार्मूला देखा था। ये श्रीधर-आचार्य फार्मूले से, फार्मूला मेथड से भी अपन ने क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रूट्स निकाले थे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए।